कूपर के पहले पार्ट में हमने देखा कि CIA की टीम बोरो से एक्सप्लोसिव वेपन न्यूक को हासिल करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बोरो दोबारा न्यूक बनाना चाहता था और इसके लिए वो ट्रेन से न्यूक्लियर वेस्ट को हासिल करना चाहता था। CIA टीम ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर उसकी कोशिश नाकाम बना देती है, लेकिन अब ट्रेन की स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ट्रेन किसी भी वक्त डिपो से टकरा सकती थी। सब घबराए हुए थे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था ट्रेन को रोकने का। एमा अचानक ल्यूक को कहती है कि उसके पास एक आइडिया है जो कि काफी रिस्की है। वो कहती है कि अगर मैग्नेट को ठंडा करने से रफ्तार बढ़ती है तो गर्म करने से स्पीड कम भी हो सकती है। ल्यूक कहता है कि न्यूक्लियर वेस्ट गर्म होता है। अब करना ये होगा कि किसी तरह ट्रेन से कनेक्टेड पाइप को ट्रेन के अंदर लाकर मैग्नेट को गर्म कर दिया जाता, और ये काम ल्यूक और एमा मिलकर करने पर रजामंद हो जाते हैं। ल्यूक उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड वाली जैकेट का इस्तेमाल करने का फैसला करता है जो उन दोनों को डॉक्टर फेफर ने थेरेपी के लिए दी थी, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने से वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर चिपक जाएंगे। दोनों अपनी जैकेट पहन लेती हैं। एमा कहती है कि वो ट्रेन की छत पर से पाइप लाएगी और ल्यूक उसे ट्रेन के अंदर से जैकेट की मदद से खींचकर ट्रेन से अलग होने नहीं देगा। एमा ट्रेन की छत पर जाती है और उस पाइप को पकड़ लेती है। ल्यूक उसे जैकेट की हेल्प से गिरने से रोकता है। फिर पाइप को अंदर लाकर मैग्नेट से अटैच करके उसे गर्म कर दिया जाता है तो ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है और आखिरकार ट्रेन सेफली रुक जाती है। सब बहुत खुश थे। वापसी पर एमा अपने बॉयफ्रेंड कार्टर से फोन पर बात करती है। वो यही समझता है कि एमा अपने ऑफिस में बिजी है, लेकिन एमा को कार्टर से झूठ बोलते हुए बहुत गिल्ट फील हो रहा था। वहाँ से वापस आते हुए ल्यूक और एमा डायरेक्टर से बात कर रही होती हैं। ल्यूक कहता है कि उन्होंने बोरो का प्लान नाकाम बना दिया है, लेकिन अभी तक वो उसे पकड़ नहीं पाए। एमा कहती है कि ट्रेन के टकराने और न्यूक्लियर वेस्ट के फैलने की नौबत कैसे आई थी। एमा फौरन ल्यूक की गलती पर पर्दा डालते हुए कहती है कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से कॉम्स पर सही से सुनाई नहीं दिया कि कितने वॉल्व खुलने हैं। ल्यूक अपने घर आता है। अपनी वाइफ से डिवोर्स के बाद वो वहाँ नहीं रहता था। वो टेली को बताता है कि अभी भी टेली के लिए फीलिंग्स रखता है। टेली को ये सुनकर अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि बोरो विलियम को किडनैप करके ले आता है और उससे फिनहॉस और डैनी के बारे में पूछता है। विलियम कहता है कि फिनहॉस डैनी को एमा करके बुला रहा था और उसने फिन के मुंह से एमा के लिए वॉयलन का लफ्ज सुना था। बस इतना ही वो जानता था, लेकिन इतना भी बोरो के लिए काफी था। वो अपनी टीम को फिनहॉस की पिक्चर दिखाता है और एमा के बारे में बताता है कि वो वॉयलन बजाती है। इन्हीं क्लूज से वो ल्यूक और एमा को ढूंढने का कहता है। ल्यूक अपनी टीम के साथ अपने शिप पर पार्टी कर रहा होता है। इतने में टीना के सेल फोन पर रिंग सुनाई देती है। वो बताती है कि उसने बॉट अलर्ट सेट किया हुआ है, यानी कोई भी शख्स न्यूक्लियर वेस्ट या उससे रिलेटेड कुछ भी इंटरनेट पर सर्च करेगा तो उसे पता चल जाएगा। वो कहती है कि अभी किसी ने मोल्डोवन के एक साइंटिस्ट की आयरलैंड से किडनैपिंग की न्यूज पर क्लिक किया है। इस साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिव वेस्ट के दोबारा इस्तेमाल पर एक रिसर्च लिखी थी। ल्यूक कहता है कि ये एक लीड हो सकती है। टीना को मजीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहता है। अगले सीन में कार्टर रूमी की देखभाल के लिए एमा के घर पर होता है। एमा और कार्टर में अपने फ्यूचर को लेकर बहस हो जाती है। ल्यूक भी वहाँ आ जाता है और एमा को लंच के बहाने वहाँ से लेकर जाने लगता है तो घर के सामने उन्हें टेली और डॉनी मिल जाते हैं। ल्यूक टेली को शिप के बारे में बताता है और उसे शिप पर इनवाइट भी करता है। टेली खुश हो जाती है, लेकिन वो ल्यूक को बताती है कि उसके ऑफिस में HR डिपार्टमेंट बहुत से एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल रहा है, इसलिए वो परेशान है। ल्यूक उसे तसल्ली देता है और टेली को अच्छा फील होता है। हेडक्वार्टर जाते हुए ल्यूक एमा को समझाता है कि उसे कार्टर जैसे बोरिंग इंसान के साथ फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो CIA की जॉब में है, इसलिए उसे अपने ही जैसे किसी एडवेंचरस इंसान के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। मीटिंग में डायरेक्टर बताती है कि टीना ने किडनैप होने वाले जिस साइंटिस्ट का इत्तेफाक से पता लगाया है वो मोल्डोवन का एक साइंटिस्ट है। उसने न्यूक्लियर वेस्ट से दूसरे न्यूक्लियर मटेरियल बनाने पर रिसर्च लिखी थी। मोल्डोवन की हुकूमत ने सिर्फ छोटी सी समरी रिलीज की थी, जबकि बाकी की डिटेल रिसर्च को पब्लिक होने से रोक लिया गया था और डॉक्टर कार्ल नोवेक को सख्त सिक्योरिटी में एक हैंडलर के साथ सरकारी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया था। आजकल वो साइंटिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से आयरलैंड गए हुए थे। ल्यूक कहता है कि बोरो जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट हासिल कर पाया था उसको इस्तेमाल करने के लिए ही उसने साइंटिस्ट को किडनैप किया होगा। एमा कहती है कि न्यूक्लियर मटेरियल बनाने के लिए जो सामान चाहिए अगर उसका पता लगा लिया जाए तो हम बोरो तक पहुंच जाएंगे। इसलिए अब उनका अगला मिशन डिटेल रिसर्च की कॉपी हासिल करना था जो कि साइंटिस्ट के हैंडलर के पास हो सकती थी, लेकिन डायरेक्टर बताती है कि बिल्डिंग में बहुत सख्त सिक्योरिटी है, वहाँ जाने का एक ही रास्ता है और
वो ये कि अंदर का कोई आदमी उनमें से किसी को खुद अपने साथ अंदर लेकर जाए। उसके लिए उनका टारगेट वो हैंडलर थी जो कि बिल्डिंग में रहती थी और उसके कंप्यूटर में डॉक्टर नोवैक की सारी डिटेल रिसर्च मौजूद हो सकती थी। इस काम के लिए टीम आल्डन को चूज करती है क्योंकि वो हैंडसम था और वो किसी तरह उस हैंडलर को अपनी तरफ माइल करके बिल्डिंग में एंटर हो सकता था। उन लोगों ने इस हैंडलर को नहीं देखा था और सिक्योरिटी की वजह से हैंडलर की प्रोफाइल भी हासिल नहीं की जा सकती थी। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फेफर बताते हैं कि उनके पास निका की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे उन्होंने उसकी एक प्रोफाइल बनाई है जिसके मुताबिक निका इन दिनों मुश्किलात का शिकार है क्योंकि उसके कहने पर ही डॉक्टर नोवैक को आयरलैंड भेजा गया था जहां वो अगवा हो गए हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट जब भी होता है तो गवर्नमेंट हैंडलर्स की रीट्रेनिंग करती है। रीट्रेनिंग के बाद निका फ्रस्ट्रेट होकर यकीनन करीब ही की एक बार में जाएगी। ल्यूक कहता है कि हमारी अब अगली मंजिल वही बार होगी। ल्यूक टीम अब मोल्डोवन रवाना हो जाती है। आल्डन और एमा बार पहुंच जाते हैं और वहां कैमरा सेट कर देते हैं। ल्यूक और रू बार के बाहर वैन में मौजूद होते हैं और हमेशा की तरह बैरी और टीना मैरी फिटनेस के ऑपरेटिंग रूम से अपनी टीम को असिस्ट कर रहे होते हैं। रीट्रेनिंग के बाद लोग होटल से बाहर आकर बार की तरफ जा रहे होते हैं। पहले उन लोगों को एक लड़की पर शक होता है कि वो निका होगी, लेकिन वो निका नहीं होती। फिर एक आदमी बार में आता है जिसे उसके कोलीग्स बुली करते हैं और उसका नाम निक कहकर बुलाते हैं। सभी टीम मेंबर्स ये सुनकर चौंकते हैं। अगले ही लम्हे वो लोग निक को छेड़ते हैं और उसका पूरा नाम लेते हैं। टीना कहती है कि शायद ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ये नाम निक ए स्टेलिनोविक है और उसके साथ ही सारी टीम को अपना प्लान फेल होता दिखाई देता है क्योंकि उनका टारगेट कोई लड़की नहीं बल्कि एक मर्द था। टीना कहती है कि अब आल्डन की जगह वो इस प्लान को आगे बढ़ाएगी। ल्यूक मिशन कैंसिल करने का कहता है लेकिन आल्डन ल्यूक को कन्विंस कर लेता है। एमा रेस्ट रूम जाकर अपना हुलिया चेंज करती है। आल्डन उसकी हेल्प करता है। एमा वापस बार में जाकर निक से बातें करने लगती है और आखिरकार वो उसे अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो जाती है। निक एमा को कहता है कि उसे उसके अपार्टमेंट में चलना चाहिए। ल्यूक और रूट बिल्डिंग के बाहर जाकर निक के अपार्टमेंट का पता लगा लेते हैं जहाँ की सिक्योरिटी उनकी उम्मीदों के मुताबिक बहुत सख्त थी। एमा भी निक के साथ बिल्डिंग में एंटर हो जाती है और निक के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। रू पास की बिल्डिंग में जाकर अपार्टमेंट की विंडो के सामने के फ्लैग पोल का निशाना लेकर वहां बुलेट कैमरा शूट करके कैमरा अटैच कर देती है। अब वो लोग न सिर्फ अपार्टमेंट के अंदर का व्यू देख सकते थे बल्कि वाईफाई न होने के बावजूद कॉम के जरिए एक दूसरे से बात भी कर सकते थे। एमा निक के लैपटॉप के पास बैठकर फोन ऑन करती है तो उसमें से सारा डाटा ट्रांसफर होने लगता है लेकिन वो डाटा बैरी के सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता। टीना बताती है कि बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए एक डिजिटल फ्राइडे केज लगा हुआ है जिसकी वजह से कोई भी सिग्नल बिल्डिंग के अंदर या बाहर नहीं आ सकते, इसलिए डाटा रिसीव नहीं हो पा रहा। इस केज को बंद किया तो अलार्म हो जाएगा, इसलिए इस केज की पावर को कम करना होगा ताकि सिग्नल्स बिल्डिंग से बाहर आ सके। टीना उन्हें पावर लाइन की जगह बताती है। रू, ल्यूक और आल्डन वहां पहुंचकर उसकी पावर कम कर देते हैं। अब बैरी को सिग्नल्स रिसीव होने लगते हैं। निक के लैपटॉप का सारा डाटा उसे मिल जाता है लेकिन वहाँ वो रिसर्च मौजूद नहीं थी। अब एमा सोचती है कि निक ने रिसर्च की हार्ड कॉपी जरूर अपने बेडरूम में ही छुपाई होगी। वो निक को लेकर बेडरूम में आ जाती है और निक के सोने के बाद वो रिसर्च की कॉपी ढूंढ निकालती है लेकिन उसी वक्त उसे पिस्टल की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो निक उस पर गन ताने खड़ा था। एमा निक को कहती है कि तुम खुद मुझे यहाँ लेकर आए हो। अगर तुमने मुझे सिक्योरिटी के हवाले करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान जाएगी और अगर मुझे जाने दिया तो सिर्फ नौकरी जाएगी। अब फैसला तुम्हारा है। थोड़ी देर बाद एमा बिल्डिंग से बाहर आ जाती है लेकिन उसी वक्त ल्यूक भी कार लेकर एमा को बचाने वहाँ पहुँच गया था। उसने गार्ड को कार से हिट करके बेहोश कर दिया था। बाकी टीम भी वैन में वहाँ पहुँच जाती है। ल्यूक गार्ड का फोन और वॉलेट निकाल लेता है ताकि ये चोरी की वारदात लगे और उनका कोई पीछा न कर सके। वापस जाते हुए प्लेन में एमा ल्यूक को बताती है कि मॉम ने उसे जल्दी घर आने का कहा है। उसे परेशान देखकर ल्यूक एक बार फिर उसे समझाता है कि CIA की जॉब करते हुए कार्टर से रिलेशनशिप रखना ठीक नहीं है। इस तरह एमा न सिर्फ कार्टर को हर्ट करेगी बल्कि खुद भी हर्ट होगी। एमा ल्यूक की बात समझ रही होती है। अब ल्यूक और एमा की नाराजगी भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी लेकिन जब ल्यूक एमा को लेकर घर पहुंचता है तो वहाँ कार्टर ने एमा के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है और उसे प्रपोज करता है। एमा भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। डॉक्टर कार्ल नोवैक को बोरो ने किडनैप करके अपने पास रखा हुआ था। बोरो कहता है कि जब तक तुम न्यूक्लियर वेस्ट की मदद से मेरे लिए एक्सप्लोसिव वेपन नहीं तैयार कर लेते तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। डॉक्टर कार्ल नोवैक कहता है कि ये सब
करने के लिए मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर यानी MNR चाहिए। बोरो कहता है कि वो MNR ले आएगा। अब बैरी के अलावा टीम के सब मेंबर्स एम्मा का ऑफिस स्टाफ बनकर उसके घर जाते हैं। वहाँ टेली बताती है कि उसने जॉब छोड़ दी है। ल्यूक कहता है कि तुम मेरी कंपनी में जॉब कर लो, तो वहाँ का सारा हिसाब किताब संभाल लेना। टेली मान जाती है। टेली के जाने के बाद बैरी कहता है कि अगर टेली वहाँ काम करेगी तो वो अपना काम कैसे करेगा। ल्यूक कहता है कि तुम हेडक्वार्टर से बाहर काम करोगे, इस तरह टेली को डॉनी से दूर भी रख सकेंगे। इसी गैदरिंग में ल्यूक और आल्डन कार्टर के पेरेंट्स से भी मिलते हैं। अगले सीन में डायरेक्टर मीटिंग के दौरान बताती है कि डॉक्टर कार्ल नोवैक की रिसर्च से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए बाकी सब कुछ तो बोरो को बआसानी मिल जाएगा, लेकिन MNR मिलना मुश्किल है। ल्यूक कहता है कि MNR देने के बहाने वो बोरो को पकड़ लेंगे। एमा कहती है कि वो काजाकिस्तान वाले वाकये के बाद बहुत चौकन्ना हो गया है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों से राब्ता करेगा जिन पर वो ट्रस्ट करता है और जो उसे MNR दिलवा सकते हैं, लेकिन उस शख्स को हमारे भी भरोसे के काबिल होना चाहिए, तब ही प्लान वर्क करेगा। ल्यूक कहता है कि उन्हें इस काम के लिए ग्रेट डेन की जरूरत है। डायरेक्टर कहती है कि वो जल्द ही उसका पता लगवा लेंगे। नेक्स्ट सीन में टेली मैरी फिटनेस में अपनी जॉब कर रही होती है तो ट्विनिंग फार्मूला के को ऑनर्स वहाँ आते हैं और टेली को धमकाते हैं, तो टेली उन्हें वहाँ से भगा देती है। फिर हम देखते हैं कि आल्डन और बैरी एमा को डेन के बारे में बता रहे होते हैं कि वो ब्लैक मार्केट का सबसे बड़ा मिडलमैन है, जो वादा करता है वो पूरा करता है, लेकिन रू को उससे बहुत चिढ़ होती है। उसने एक बार रू के पैर में गलती से गोली मार दी थी। मीटिंग में डायरेक्टर बताती है कि डेन का पता चल गया है, लेकिन पिछले 4 साल से वो फेक आईडी और फेक नाम से तुर्की की जेल में कैद है। रू खुश हो जाती है और कहती है कि प्लान बी बताओ। डायरेक्टर कहती है कि कोई प्लान बी नहीं है, उन्हें डेन को ही किसी तरह उस जेल से निकालना होगा। डायरेक्टर कहती है कि इंटेल से पता लगा है कि हर रोज सुबह कैदियों की गिनती होती है, इसलिए डेन को जेल से निकालने के बाद ये जरूरी है कि अगली गिनती से पहले बोरो को पकड़ लिया जाए, क्योंकि डेन के वहाँ से फरार होने की बात अगर खुल गई तो कुछ ही देर में उसकी फोटो कॉन्टिनेंट के हर पुलिस स्टेशन पर पहुंचा दी जाएगी और उसके हुलिये से बोरो उसे पहचान लेगा और समझ जाएगा कि MNR बेचने के बहाने ये बंदा उसे ट्रैप करने के लिए लाया गया है। टीना कहती है कि टाइम कम होने के अलावा एक और इशू भी है, और वो ये कि उसका सेल खाली नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि गार्ड रात को सब कैदियों के खाली बर्तन इकट्ठा करते हैं और अगर उसके सेल के दरवाजे से प्लेट वापस ना सरकाई गई तो गार्ड अंदर आकर चेक करेंगे और उसे वहाँ ना देखकर ये बात मिनटों में फैल जाएगी और तब भी बोरो को सब पता चल जाएगा। एमा कहती है कि उसका मतलब है प्लेट सरकाने के लिए किसी को सेल के अंदर भेजना होगा। डायरेक्टर कहती है कि बोरो ने रू और आल्डन का चेहरा नहीं देखा हुआ, इसलिए वो डेन के साथ बैकअप के लिए रहेंगे। ल्यूक और एमा बोरो को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए कुछ भी गड़बड़ होने की सूरत में वो बोरो को संभाल लेंगे। पीछे अब कोई भी नहीं बचा था जो डेन की जगह एक दिन के लिए जेल के सेल में जाता। बैरी टीना को इम्प्रेस करने के लिए खुद को वॉलंटियर करता है। ल्यूक उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, उसने कभी फील्ड पर काम नहीं किया हुआ। लेकिन रू क्योंकि ये जानती थी कि वो टीना को पसंद करता है, इसलिए उसने बैरी की साइड ली और डायरेक्टर भी राजी हो गई, क्योंकि डेन ने बैरी के साथ काम किया हुआ था और वो बैरी पर ट्रस्ट करता था। अगले 30 मिनट में वो लोग इस मिशन के लिए रवाना हो चुके थे। MNR उनके पास ही था। ल्यूक डरे हुए बैरी को लेकर प्लेन से जंप करता है और पैराशूट की मदद से वो लोग जेल की छत पर लैंड कर जाते हैं। फिर टीना ऑपरेटिंग रूम से गाइड करके बैरी को डेन के सेल तक पहुंचा देती है और डेन को लेकर ल्यूक वापस प्लेन पर चला जाता है। गार्ड ट्रे लेने आते हैं तो बैरी दरवाजे के पीछे से ट्रे सरकाकर अपना काम पूरा कर देता है और वो बाकी का मिशन पूरा होने का इंतजार करने लगता है। ल्यूक डेन को ऑफर करता है कि उसे बोरो को मिडलमैन बनकर MNR सेल करना होगा और बदले में उसे उसके बेटे से मिलवाएंगे जिसे अभी तक उसने नहीं देखा था। डेन ऑफर कबूल कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेली ऑफिस में फारिग बैठे हुए बोर हो रही होती है। अचानक उसे कुछ ख्याल आता है और वो कस्टमर्स की फाइल निकालकर उन्हें कॉल कर करके पूछने लगती है कि जो सामान उन्हें दिया गया है वो प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं। वो सारी कॉल CIE के ऑफिस में एक ही डेस्क पर रिसीव हो रही होती हैं। जो ऑफिसर वो कॉल रिसीव कर रही होती है उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वो बार बार आवाज और नाम बदल बदल कर जवाब दे रही होती है। CIE की टीम मिशन पूरा करने के लिए ग्रीस के सेफ हाउस पहुंच जाती है। डेन ल्यूक के कहने पर अपनी लिस्ट से बोरो का नंबर लेकर उसे कॉल करता है और कहता है कि वो ग्रीस नहीं है। फिर वो बोरो से कहता है कि सुना है तुम MNR ढूंढ रहे हो। बोरो एकदम खुश हो जाता है। डेन कहता है कि तुम्हारा माल मेरे पास है। फिर डेन उससे काम के 5 मिलियन मांगता है और तुर्की के बॉर्डर पर उसे बुलाता है। बोरो सुबह 7 बजे मीटिंग टाइम फिक्स कर देता है। एमा और ल्यूक वैन में MNR लोड कर रहे होते हैं और साथ ही दोबारा ल्यूक उसे समझाने लगता है कि कार्टर उसे बहुत
प्यार करता है, लेकिन उसकी शादी की बुनियाद झूठ पर होगी। एमा सारी जिंदगी गिल्ट में रहेगी। इस बहस के दौरान एमा और ल्यूक का ध्यान बढ़ जाता है और वैन का ड्राइवर वैन लेकर फरार हो जाता है जिसमें MNR था। अब वो लोग उस MNR को ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि MNR ना होता तो सुबह वो बोरो को क्या देते और बोरो को शक हो जाता और इसका प्लान फेल हो जाता। डेन बोरो को कॉल करके तबीयत खराब होने का बहाना बनाता है, लेकिन बोरो कहता है कि उसे MNR लेकर जल्द से जल्द तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करना है और उसके लिए उसने कई अथॉरिटीज को मनाया है, इसलिए उसने सिर्फ 30 मिनट के लिए मीटिंग डिले की है। इसके बाद डेन रेस्ट रूम जाता है। उसके जाने के बाद वो लोग फैसला करते हैं कि अब जेल में गिनती स्टार्ट होने ही वाली है और उससे पहले बैरी को वहाँ से निकालकर डेन को वापस पहुँचा दिया जाए और डेन की जगह आल्डन डेन का आदमी बनकर बोरो से मिलने जाएगा और एमा उसे बैकअप देगी। लेकिन ये सब आसानी प्लान के मुताबिक हो जाए, ये कैसे मुमकिन था? डेन डील तोड़ने का सुनकर रेस्ट रूम से ही फरार हो जाता है। अब टीम ल्यूक का अगला प्लान क्या होने वाला था, ये जानने के लिए देखें फूबर सीरीज का अगला पार्ट सीरीज रिव्यू पॉइंट पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।